बच्चों, यह हमारे श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। इस वीडियो में हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। बच्चों, इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी जो कि जानना हमें बहुत जरूरी है। तो बच्चों, इनमें कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और कुछ ऐसे रचनाएं हैं जो सिर्फ दे दिए गए हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। तो बच्चों, इनके जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता देते हैं। तो बच्चों, द कास्ट इन इंडिया, यह इनका महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, अगला है बच्चों द अनटचेबल, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। हु आर दे, हु आर सुधराज, ये सभी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है बच्चों, आगे है द राइज इन फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ठीक है, यह भी एक बार पूछा जा चुका है बच्चों, इसलिए इसे भी हम इम्पोर्टेंट में मानकर चलते हैं। ठीक है, अगला क्या है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। बच्चों, यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भी क्वेश्चन बहुत 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो हम आगे चलते हैं कि हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। बच्चों, यह कई बार पूछा जा चुका है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो यह आपको याद रखना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। बच्चों, इनके निधन के बारे में पूछा जा सकता है। तो बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था। तो बच्चों, इनका निधन हुआ था दिसंबर में। और कब हुआ था। तो बच्चों, सन 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है बच्चों, इनके जीवन परिचय में कुछ हमें लाइंस यहाँ पर दिया गया है जो बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, यानी कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। यानी कि इनका कहना है कि अगर किसी भी चीज़ अगर किसी भी देश में अगर लागू होती है, यानी कि कोई अगर सुविधाएं लागू की जाती है, अगर वह सुविधाएं सिर्फ उच्च जाति के लोगों के लिए ही है, तो यह सुविधा नहीं कहा जा सकता है। यानी कि इसे क्या कहा जा सकता है, विशेषाधिकार कहा जा सकता है। यानी कि कुछ विशेष लोगों के लिए ही यह अधिकार दिया गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहने का मतलब यही है। ठीक है, हम अगले लाइन की ओर चलते हैं कि मानव मुक्ति के पुरोधा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को क्या नाम से जाना जाता था, मानव मुक्ति के पुरोधा नाम से इन्हें जाना जाता था। तो बच्चों, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। यानी कि बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने ज़माने में सबसे सुपठित यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। बच्चों, यह माना जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने बहुत सारी डिग्रियों को प्राप्त किया था। ठीक है, इसके बारे में भी आगे दिया गया होगा। ठीक है, पढ़ते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहाँ से लंदन गए। यानी कि बच्चों, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उतना पैसा नहीं था कि वह आगे शिक्षा ग्रहण कर सके, तो उन्हें बड़ौदा के नरेश थे। कौन थे बच्चों, बड़ौदा के नरेश थे, जो उन्हें उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए यानी कि हायर क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए उन्हें न्यूयॉर्क भेजे और वहाँ से वो लंदन गए। किनकी सहायता से, बड़ौदा नरेश की सहायता से। कौन गए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब गए थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संस्कृत में जो लिखी गई पुस्तकें थी उन्हें क्या किया, धार्मिक, पौराणिक और पूरा जो वैदिक वाङ्मय का पुस्तक था उन्हें वह अनुवाद करके पूरा पढ़ लिए। ठीक है,
और क्या कहा जा रहा है कि और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की, यानी कि बहुत ऐसे मौलिक अधिकार लोगों को दिया और बहुत सारी ऐसी कार्यों को किया जो इतिहास में नाम दर्ज करवाने के लायक थी। ठीक है बच्चों, इसके आगे लिखा गया है कि सब मिलाकर वो इतिहास, मानविक विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धार्मिक दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। यानी कि यह कौन क्या क्या चीज यह बनकर उभरे बच्चों? तो बच्चों मीमांसक, ठीक है, क्या बने? मीमांसक बने, विधिवेत्ता बने, अर्थशास्त्री बने, समाजशास्त्री बने, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शक के विख्याता बने थे। ठीक है बच्चों, यानी कि इनके अंदर इतना सारा गुण था, यह इतना सारा चीज बन गए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा और जहाँ जाके इन्हें पढ़ाई करना पड़ता था वह यह बहुत गरीबी से, और इनकी बचपन की कहानी में बताता हूँ कि इनको स्कूल जाते थे तो इन्हें बाहर बैठा कर पढ़ाया जाता था, क्योंकि इन्हें अछूत समझा जाता था, क्योंकि यह नीची जाति से थे इसलिए इन्हें अछूत समझा जाता था। और यह स्कूल में बाहर बैठ कर पढ़ते थे और टेस्ट होता था तो सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं के आता था। तो जो इनके जैसा बनना है कि अगर हमें कोई अगर मौका भी अगर कहीं नहीं मिलने वाला हो, वहाँ भी हम अपने हक की लड़ाई के लिए लड़कर मौका निकाले। ठीक है, तो बच्चों इसके आगे लिखा गया है कि स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, यानी कि स्वदेश मतलब अपने देश में, मतलब कि उन्होंने भारत में कुछ समय तक वकालत भी किया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें दिया गया है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों को, स्त्रियों को और मजदूरों की मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। यानी कि इन्होंने किस किस के लिए संघर्ष किया? तो बच्चों अछूतों के, यानी कि जो नीची जाति के लोगों के साथ जो बुरा बर्ताव किया जाता था और जो महिलाओं के साथ जो बुरा बर्ताव किया जाता था, यानी कि सती प्रथा, ये सभी जो कर्मकांड जो थी, जो जिससे महिलाओं को बहुत दुख होता था, बहुत क्षति पहुंचता था। और बच्चों मजदूरों के साथ जो दंड दिया जाता था, अगर समय से पहले चला जाए मजदूर तो उन्हें दंड दिया जाता था, उन्हें कम राशि देकर ज़्यादा काम करवाया जाता था। तो बच्चों इन सभी कार्यों से वह बहुत दुखी हुए और इन सभी के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है बच्चों, तो उन्हें इतना सारा संघर्ष किया अपने जीवन में। इसके बाद दिया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता, यानी कि भारतीय संविधान को निर्माण करने वाले, यानी कि लिखा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन, यानी कि भारत का जो आधुनिक है, मतलब कि जो मॉडर्न इंडिया है, उसके चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। यानी कि आधुनिक भारत को बनाने में, मतलब कि भारत को आधुनिक रूप से विकसित करने में इनका बहुत योगदान रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखा गया है कि उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। यानी कि जो पिछड़े वर्ग से जो लोग आते हैं, यानी कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को समाज में समानता दिलाने के लिए, समाज में सभी लोगों को एक बराबर करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन को इसी संघर्ष में बिताया है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कि उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। यानी कि उनका जो पूरा जीवन है बच्चों इन्हीं सभी कार्यों से जुड़ा हुआ है और उन्होंने अपनी लेखनी में भी इन्हीं सभी बातों की चर्चाएं अधिकतर जगह किया है। ठीक है, आगे लिखा गया है कि स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बचपन से अछूत होने के कारण, यानी कि दलित परिवार में जन्म लेने के कारण इन्हें हर जगह अछूत बना कर रखा गया और इन्हें हर जगह बहुत कष्टों को सहना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कि इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, यानी कि जब ये स्कूल में जाते थे पढ़ने तो पहली बात तो इन्हें बाहर बैठाया जाता था, लेकिन एक समय की बात है जब इनसे उनके टीचर पूछे कि तुम बड़ा होकर और तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो अंबेडकर, तो इन्होंने अच्छे से जवाब दिया। तो बालक भीमराव ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर
वकील बनूंगा। यानी कि यह चाहते थे बचपन में कि मैं बड़ा होकर यानी कि पढ़ लिख कर क्या बनूं, वकील बनूं। और क्या उन्होंने बताया कि अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। यानी कि इनका कहना था कि अछूतों यानी कि जो दलित परिवार के जो बच्चे थे या जो दलित लोग थे उन लोगों के लिए मैं कानून बनाऊंगा, उन लोगों के हित के लिए कानून बनाऊंगा। और जो समाज में छुआछूत की प्रवृत्ति चल रही है, इन प्रवृत्ति से मैं उन लोगों को निजात दिलाऊंगा। ठीक है, ये सभी बातें उनके अंदर थी और इन्होंने यह बात अपने शिक्षक से कहा था। ठीक है, इसके आगे लिखा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। और बच्चों, यह बात उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि इन्होंने अपना पूरा जीवन इसी संघर्ष के पीछे झोंक दिया और यह उन सभी कार्यों को पूरा भी किए। क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों, यह वकील भी बने और अछूत के लिए नया कानून बनाए, यानी कि उन्होंने संविधान को ही पूरा लिख डाला। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कि इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। क्योंकि बच्चों, अगर आपको समाज में कुछ नया बदलाव लाना है तो आपको जमकर पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने भी अपने समय में बहुत ज़्यादा अपने समय में डिग्रियों को प्राप्त किया और बहुत उन्होंने मेहनत और मशक्क़त से उन्होंने पढ़ाई किया। विदेश जाना पड़ता था तो वह विदेश भी जाकर पढ़ाई किए। ठीक है, इसके बाद लिखा गया है कि व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर वस्तु भरने का काम किया। यानी कि उन्होंने अपने चिंतन यानी कि उन्होंने अपने विचार के माध्यम से उन्होंने भारत को एक नया जोश दिया और भारत में नए नए जो स्वाधीनता संग्राम में थे उन्होंने उन स्वाधीनता संग्राम में भी अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों के लिए विशेषाधिकार रह जाएगी, इसलिए अधूरी होगी। यानी कि उनका कहना था कि अगर कोई भी अगर कि भारत अगर स्वतंत्र ही अगर हो जाए तो भी क्या है, अगर भारत स्वतंत्र भी हो जाता है तो अगर कोई व्यक्ति अगर पिछड़ा जाति से है, अगर उसे स्वतंत्रता अगर देश की स्वतंत्रता होगी लेकिन अगर उसे अछूत ही समझा जाएगा तो यह पूरे देश की स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। क्योंकि वह व्यक्ति को अपने समाज में रहने के लायक उसे इज्जत नहीं दिया जाता है और उसे किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। लोग उसे अछूत समझते हैं, लोग उसके दरवाजे पर बैठना पसंद नहीं करते हैं, लोग उसे अपने दरवाजे पर बैठाना पसंद नहीं करते हैं। इन सभी कारणों से उन्होंने क्या किया कि इस बात को उन्होंने माना कि स्वतंत्रता अगर मिलती है तो यह कुछ लोगों के लिए विशेषाधिकार होगी। जब तक हम समाज को बदलेंगे नहीं, समाज में लोगों को उनका अधिकार को दिलवाएंगे नहीं, तब तक स्वतंत्रता पूरे देश की नहीं मानी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया बच्चों कि उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। यानी कि उन्होंने जो अपने चिंतन के माध्यम से समझा और किनके होता है नहीं कि कुछ लोग किसी के पथ प्रदर्शक होते हैं, यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति होता है जो किसी की तरफ बनना चाहता है। तो बच्चों उनके कौन कौन से पथ प्रदर्शक रहे? तो बच्चों बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, यानी कि ये तीनों जो महान व्यक्ति थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कौन थे? पथ प्रदर्शक थे। यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इनके दिखाए गए रास्तों पर चलने का प्रयत्न किए और चले भी, जिससे वह अपने जीवन में बहुत सारी कष्ट परेशानियों को झेलते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। उसके बाद लिखा गया है कि जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मुंह भंग होने के बाद वह बुद्ध के समाजवादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। यानी कि जिस तरह से आप देखते हैं कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को छोटे जाति, किसी को बहुत बड़े जाति का ओहदा दिया गया है, तो ये उन सभी बातों को यह सहन नहीं कर पाए और ये क्या किए, इन्होंने बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को इन्होंने ग्रहण कर लिया। और इनके साथ कितने अनुयायी थे? तो 5 लाख अनुयायी इनके साथ थे। और किस दिन इन्होंने ग्रहण किया? तो 14 अक्टूबर सन 1956 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये सभी पूछा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं
कि भारत के संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में अपना इतना सारा योगदान दिया, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता कहकर हम संबोधित करते हैं या इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, उनकी समूची बहुमुखी विद्वानता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों के बराबर साबित करते रहे। अपने इन प्रयोजन के वे अधिकतर सफल भी हुए। यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे वो क्या किए, समूची बहुमुखी विद्वानता यानी कि हर तरह से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। समूची बहुमुखी विद्वानता का मतलब होता है कि सभी तरह से उन्होंने बहु उद्देश्य यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान साधना किया और जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण। क्या होता है, मानव मुक्ति और जन कल्याण यानी कि लोगों को सेवा भाव के लिए उन्होंने ये सभी कार्यों को किया। यानी कि उन्होंने अपना ज्ञान भी जो अर्जित किया वो किसके काम आया, वह समाज के काम ही आया, क्योंकि उन्होंने दलित लोगों के लिए बहुत सारे कार्यों को सफल किया। ठीक है, यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों के बराबर साबित करते रहे और वह यह बात को साबित करते रहे कि उन्होंने हर तरह से देश हित में कार्य किया। इसके यह प्रयोजन अधिकतर सफल भी हुए और हर काम में अधिकतर कामों में वह सफल भी हुए। जहां देश की देश में किसी भी अच्छे कानून को लाना हो या हर तरह से देश के लिए हुए अच्छे जिस तरह से कानून बनाए उसमें वह अधिकतर जगह सफल भी हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ प्रस्तुत पाठ मतलब कि अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में लिखा गया है कि यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जो भाषण सन 1936 में प्रकाशित हुआ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इसके ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यानी कि इनका जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है भाषण यह किसके द्वारा रूपांतरित किया है, यानी कि हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया है, तो ललई सिंह ने क्या किया है, इसका हिंदी में रूपांतरण किया है। ठीक है, यह भाषण जाति पांति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यानी कि बच्चों जब लाहौर में जब भाषण होने वाला था, यानी कि लाहौर का कौन सा सम्मेलन था, जाति पाति तोरक मंडल नाम का सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में दिया गया था यह भाषण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, तो उसी में से यह लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कि परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजक की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। यानी कि यह जो भाषण आगे हम पढ़ेंगे वह भाषण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया जाने वाला तो था, लेकिन इस भाषण में बहुत ऐसी बातें थी जो वहाँ बैठे लोगों को दिल पर आहत कर सकती थी। इसीलिए इस पूरी जो सम्मेलन ही थी उसी सम्मेलन को भंग कर दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ, बाद में अम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया। ठीक है, तो अंबेडकर साहब को तो लोगों के साथ अपनी बातों को पहुंचाना था, लेकिन वह सम्मेलन ही भंग हो गया। तब वो क्या किए कि लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका एक संपादन कर दिया, यानी कि एक पुस्तिका ही इन्होंने प्रकाशित कर दिया जिसमें इस भाषण को लिखा गया। ठीक है, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई, यानी कि यह जो भाषण वाली जो पुस्तिका थी यह बहुत लोकप्रिय हुई, यानी कि लोगों ने इन्हें बहुत पसंद किया इस पुस्तक को। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है कि उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यता होने चाहिए। यानी कि जो अच्छे समाज होते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, पहली चीज़ तो समानता होना चाहिए, यानी कि सभी जाति धर्म के लोग एक समान हैं यह होना चाहिए। उसके बाद
बाद क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता और बंधुता, यानी कि लोगों के बीच स्वतंत्रता होना चाहिए कि यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है, और लोगों में बंधुता यानी कि भाईचारे का भावना होना चाहिए। ठीक है, ये 3 आदर्श तत्व यानी कि समाज को अच्छा बनाने के लिए ये 3 तत्व हैं जो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे, यानी कि जिससे क्या होगा कि लोकतंत्र जो होगा वह सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज यानी कि समाज में लोगों का लोकतंत्र के प्रति क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा, और समाज में हर लोग क्या होंगे कि लोकतंत्र को अच्छा मानने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा गया है कि यहाँ पाठ, जो प्रस्तुत पाठ है, ये जो पाठ यहाँ पर दिया गया है, यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रशंसिता और बढ़ गई, यानी कि आज जो जाति की पाति के बारे में जो विशेष भ्रमात्मक जो बातें की जाती है, उन सभी बातों को देखते हुए इनकी जो भाषण दी गई है वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, यहाँ हमारी खत्म होती है पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 में आपके लिए पूरी चैप्टर को लेकर आएंगे, तो आपको हम उसमें पूरी जो भाषण है वह आपको बताएंगे और समझाएंगे। बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली जो इसकी पार्ट 2 है वह भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक क्या होगा बच्चों, अपना तो नया टॉपिक इसमें दिया ही गया है कि अब हम पढ़ेंगे पूरी चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मिलते हैं अगले पॉइंट के साथ, अगले पार्ट के साथ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के साथ। चल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।